नमस्कार, आप देख रहे हैं IND स्पेशल मजबूती पर मंथन। मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई। आगामी 5 राज्यों के चुनाव पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने मजबूती के टिप्स दिए। इस बैठक में केंद्र की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं, ये भी कहा गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि आज इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की गई है। कहा जा रहा है पार्टी ने 51% वोट हासिल करने का लक्ष्य भी रखा है। कांग्रेस ने हालांकि बीजेपी की इस बैठक पर कई सारे सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि जनता परेशान है, बीजेपी चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज बड़ी बैठक संपन्न हुई। आगामी 5 राज्यों के चुनाव को लेकर बैठक में रणनीति बनाई गई है। संगठन के विस्तार और मजबूती पर भी चर्चा, कोविड समेत अन्य कई विषयों पर भी विचार विमर्श हुआ है। पीएम मोदी ने बैठक में संगठन विस्तार के टिप्स दिए हैं। केंद्र सरकार उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाए, ये कहा गया है। समसामयिक विषयों पर भी आज चर्चा हुई है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब और मिजोरम 5 राज्यों में उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर इस बैठक में आज मंथन हुआ है। मध्य प्रदेश से 21 पदाधिकारी और सदस्य बैठक में शामिल हुए हैं। 10 पदाधिकारी दिल्ली में ही बैठक में शामिल हुए। भोपाल के बीजेपी मुख्यालय से प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल हुए। सीएम शिवराज और गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा समेत 11 सदस्य भी बैठक में वर्चुअली रूप से जुड़े। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव का भी इस बैठक को लेकर बयान सामने आया है। उनका कहना है कि संगठन की मजबूती पर यह बैठक हुई है। बीजेपी के वोटिंग शेयर को 51% से ज्यादा करने का लक्ष्य रखा गया है। विकसित और समृद्धशाली देश और प्रदेश बनाने पर हमारा फोकस रहेगा। कांग्रेस ने बीजेपी की बैठक पर कई सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि जनता की परेशानियों को दूर करने पर बीजेपी चर्चा करे तो बेहतर है। मध्य प्रदेश में अब आने वाले दिनों में स्थिरता और समृद्धि, यही हमारे 2 दिशाएं रहेंगे। इस दिशा में हम काम करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण है आने वाले दिनों में इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद हमारे सरकार की नीतियां और हमारे पार्टी की गतिविधियां, ये दोनों 51% वोट प्राप्ति के लिए हमारा वोट शेयर अब आने वाले दिनों में बूथ से लेकर प्रदेश तक 51% वोट शेयर के ओर बढ़ना, ये हमारा कार्यकर्ताओं के लिए और हमारे सरकार के लिए, हमारी नीतियों के लिए लक्ष्य रहेगा। देखिए, हर बैठक हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है। पार्टी की बैठक केवल चुनाव तक सीमित नहीं रहती, चुनाव का भी विश्लेषण करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के जो हमारे लक्ष्य हैं वो भी तय होते हैं और उसके हिसाब से आगे चलते हैं। तो आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बड़ी बैठक हुई है। आगामी 5 राज्यों के चुनाव को लेकर बैठक में रणनीति भी बनी है। यहां पर लक्ष्य रखा गया है 51% वोट को बढ़ाना। इस खबर को ज्यादा जानने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आमिर लाइव जुड़ गए हैं। आमिर, आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है। अब इसमें नया लक्ष्य रखा गया है। तमाम कार्यकर्ताओं को मेहनत करने के लिए कह दिया गया है। चुनावी मोड में बीजेपी आ गई है। वोट परसेंट 51% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, जिस तरह से ये कार्य समिति की बैठक हो रही है वर्चुअल रूप से, इसमें मध्य प्रदेश से 10 सदस्य यहाँ पर भाजपा प्रदेश कार्यालय से यहाँ पर जुड़े हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव सहित गृह जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सहित प्रदेश कार्य समिति, जो राष्ट्रीय कार्य समिति के जो सदस्य हैं, वो इस बैठक में शामिल हुए हैं। खास बात यह कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी इन सदस्यों को, पदाधिकारियों को जो संगठनात्मक चर्चा की है इन सभी के साथ में, और यही कहा गया है कि जिस तरह से केंद्र सरकार की ओर से जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनको जन जन तक, जमीनी स्तर तक पहुंचाना है और वोटिंग परसेंट किस तरह से बीजेपी के लिए बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए काम करने होंगे। और इसी के साथ 5 राज्यों में जिस तरह से विधानसभा के चुनाव होना है, इसमें किस तरह से संगठन मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरे, इसको भी लेकर आज इस बैठक में चर्चा की गई है। खास बात यह है क्योंकि उपचुनाव में जिस तरह से देखने को मिला था, कई राज्यों के चुनावी परिणाम आए हैं,
इसको लेकर भी बीजेपी में मंथन किया गया है और इस पर भी चर्चा की गई है कि किस तरह से और बेहतर सुधार किया जाए। यानी संगठनात्मक चर्चा अभी इस बैठक में की गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से ये सभी सदस्यों और पदाधिकारियों के बीच में ये भी चर्चा की गई है और या कहें कि एक जान फूंकने का काम किया गया है, क्योंकि अभी 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होना है। हाल ही में चुनावी परिणाम आए हैं, वैक्सीनेशन का महाअभियान चल रहा है। इसी के साथ तमाम जो संगठनात्मक चर्चाएं हैं वो भी इस बैठक में की गई हैं और ये भी कहा गया प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव जब भोपाल के प्रदेश कार्यालय पहुंचे बैठक में शामिल होने के लिए कि किस तरह से जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं वो पूरी तरह से जब जमीन पर उतर जाएंगी तो बूथ से लेकर प्रदेश तक जो है भाजपा का जो वोटिंग परसेंट वो 51% करने का लक्ष्य रखा है। जाहिर है जब 51% वोटिंग परसेंट भाजपा का होगा तो बेहतर तरीके से जो है जीत हासिल हो सकेगी और बीजेपी का परचम लहराएगा। तो इन सभी मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधित किया है। इसमें जो है तमाम तरह की चर्चा की गई है और आने वाले समय में किस तरह से संगठनात्मक जो गतिविधियां हैं वो हो सके, समसामयिक मुद्दों को लेकर भी चर्चा की गई है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर अभी इन बैठक में चर्चा की गई है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद संबोधित करें बैठक को तो जाहिर है कि एक जो पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, उनमें जो है एक अलग ही जोश देखने को मिलता है और वहां से जो ऊर्जा मिलेगी। अब जब जाहिर है कि संगठन पूरे नीचे स्तर तक, चाहे वो बूथ स्तर तक की बात की जाए, जल्द ही बीजेपी तारीफ प्रस्ताव भी पारित करेगी। जिस तरीके से यहाँ पर आज बैठक हुई, बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी हुई कि कोरोना काल में जिस प्रकार से उन्होंने 3T पर काम किया है, तो तारीफ प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा, उनकी प्रशंसा की जाएगी। तो जाहिर है देखिए जिस तरह से कोरोना संक्रमण की स्थिति हमने पूरे देश भर में देखने को मिली थी और उससे मजबूती के साथ में जहां कोरोना से लड़ा गया है और लड़कर विजय हासिल की है, उसको लेकर भी केंद्र सरकार की, पूरे राज्य सरकार की, जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं और केंद्र सरकार की ओर से जिस तरह से काम किए गए हैं उसको लेकर भी चर्चा इस बैठक में हुई थी और यही कहा गया कि केंद्र की जो मोदी सरकार है, जिस तरह से काम केंद्र की मोदी सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए किया है, अन्य जो देश की सरकारें हैं वो उतना नहीं कर सकी हैं। इसलिए बधाई की पात्र है केंद्र की मोदी सरकार। उसी के साथ में जो है वैक्सीनेशन का अभियान जो है पूरे देश भर में चलाया, वैक्सीन मुफ्त दी, चाहे वो कोविशील्ड हो चाहे कोवैक्सीन हो, वो आम जन तक पहुंचाने की प्रयास किए गए और लोगों को आसानी से वैक्सीन उपलब्ध हो सके, इसके लिए भी वैक्सीनेशन अभियान देखने वाली बात भी होगी और क्या कुछ अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। आमिर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। और तो आइए आपको एक बार मेहमानों से भी रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से चेतन सिंह बीजेपी नेता जुड़ गए हैं, पवन पटेल महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस से भी जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए। सबसे पहले मैं कांग्रेस से जो हमारे साथ पवन पटेल जी जुड़े हैं उनके पास आना चाहूंगी। पवन पटेल जी, बीजेपी अब चुनावी मोड में नजर आ रही है। अब जो आने वाले समय में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उसकी तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, हर पार्टी को अपने अपने चुनावी तैयारियां करते रहना चाहिए, वो सही है। जो हमें संविधान में जो अधिकार मिला उसके अधिकार के तहत हमें अपने अपने लेवल पे उसकी तैयारी करनी चाहिए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी को अपने संगठन के लेवल की तैयारी करने के बजाय इस देश और प्रदेश की चिंता करनी चाहिए। ये जिस टाइप के बैठक में प्रस्ताव पास कर देंगे, माननीय नरेंद्र मोदी जी का तारीफ कर देंगे, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की तारीफ कर देंगे, इनका वोट प्रतिशत कैसे बढ़ा उस पर काम करेंगे, हम पूरे सरकार आए विपक्ष के विहीन ही पूरा देश हो जाए उस पर काम करेंगे। लेकिन हमारा बड़ा विनम्र निवेदन है कि अब हमारा संविधान और देश को बचाने के लिए भी हमें काम करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को अगर इतना था, भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में और प्रदेश में इतना स्पष्ट बहुमत जब मिला है तो उन्हें आम जनता और देश के बारे में भी सोचना चाहिए। आम जनता को गरीबी से निजात दिलाना चाहिए। कोरोना की बात करते हैं, फ्री वैक्सीनेशन की बात करते हैं, इसके पीछे कितना बड़ा सच और कितना बड़ा झूठ इसका भी ध्यान देना चाहिए कि एक आधार कार्ड से इतने लोगों को वैक्सीनेशन हुआ, ये सिर्फ रिकॉर्ड बना लेते हैं, विज्ञापन कर देते हैं। लेकिन इनको आम जनता को इस गरीबी से, महंगाई से, बेरोजगारी से भी छूट दिलाने के लिए कुछ न कुछ प्रयास करना चाहिए। क्योंकि सत्ता में अब ये राजीव गांधी की बात करना बंद कर दें, राहुल गांधी जी की बात करना कर दें, क्योंकि आदमी प्रश्न उसी से पूछेगा जो सत्ता में है और ये बार बार उल्टा पूछते हैं, विपक्ष से प्रश्न पूछते हैं। इसलिए हमारा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से निवेदन है कि आज उनकी सरकार है, आम जनता को गरीबी, और ये चुनाव यहाँ हार गए 2 जगह तो थोड़ा सा पेट्रोल कम कर दिया, पहले बोलते थे पेट्रोल हमारे हाथ में ही नहीं है। तो इसकी इस तरह की राजनीति, छल कपट भय की इस राजनीति को खत्म करके देश और प्रदेश को बचाना चाहिए, देश और प्रदेश को बचाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए।
चेतन जी, आपके पास आना चाहूंगी। चेतन जी, जिस तरीके से आज अहम बैठक रखी गई है, चुनावी मोड में कहीं ना कहीं बीजेपी नजर आ रही है। एक लक्ष्य भी आप लोगों ने रखा है कि 51% वोट परसेंट बढ़ाया जाए, लेकिन कई सारे आरोप भी लग रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 51% जो वोट का अपना एक टारगेट फिक्स किया है जी। ये इस लोकसभा चुनाव से पहले से लागू था। जब हम 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ने गए उससे पहले, क्योंकि हमको पता था कि उत्तर प्रदेश में कभी भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हो सकता है। इन दोनों का अगर हम वोट ऑफ परसेंट मिला करके देखें तो 48-49 के आसपास जाता था। इसलिए पार्टी ने उस रणनीति पर बहुत पहले काम करना प्रारंभ कर दिया था और यही रणनीति लेकर के हम मध्य प्रदेश में भी काम कर रहे हैं। और यही रणनीति फिर हमने सारे देश के अन्य अन्य राज्यों में भी उस पर हमने काम किया। और यही कारण था कि लोकसभा के चुनाव में चाहे इसके जितने भी गठबंधन, बिहार में महागठबंधन बना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सुनामी के आगे फिर कोई टिक नहीं रह पाया। अब फिर से जब नए राज्यों में फिर से चुनाव है, चुनाव की शुरुआत है, तो निश्चित रूप से सरकार में अगर हमें तो सरकार में रहने के बाद में हमारी जो नीतियां थी उनका जनता को कितना लाभ पहुंचा, संगठन उन नीतियों से कहाँ तक जुड़ गया, उसके जनता के बीच में सेतु बनकर के काम किया। कोरोना का दौर था, आर्थिक मंदी का दौर था, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां, उत्तर प्रदेश के चुनाव की परिस्थितियां अलग है, गुजरात की परिस्थितियां अलग हैं, हिमाचल की परिस्थितियां, सारे राज्यों की अपनी परिस्थितियों के आधार पर वहाँ की कार्य योजना बनेगी और संगठन उस कार्य योजना को पूरा करने की महत्वपूर्ण कड़ी होता है। कांग्रेस के नेता कह रहे थे, सुन रहा था, कांग्रेस अपने बारे में चिंतन करे कि आपके पास संगठन नहीं, कि आप संगठन में कोई कार्यक्रम बनाओगे, कोई नीति बनाओगे, क्योंकि नीति, नियत, नेता, इन तीनों का कांग्रेस में अभाव है। अगर आपके यहाँ राहुल जी ने कह दिया कि नहीं ये सच है, तो उसके बाद हैंड टू माउथ आप अपने घर में देखिए ना। जिस पार्टी के 32 वरिष्ठ नेता कह रहे हो कि आपको निर्णय के बारे में विचार करने की बुद्धि ठीक से काम नहीं करती है, आप कुछ चंद लोगों से घिरे हुए हो। आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता हैं। मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश की राजनीति में सबसे ज्यादा वरिष्ठ नेता। आज उनके भाई ने, प्रियंका गांधी जी ने जो ट्वीट करके डाला था कि मेरा भाई बहुत अच्छा निशानेबाज है, आप पढ़िए उसके कई मायने हैं कि कभी हमको भी समय दे दीजिए तो हम भी हमारे निशानेबाजी के हम आपको बताएं, आप कभी हमको समय नहीं देती। जो पार्टी के नेता अपने इस कैडर के नेताओं को, इतने वरिष्ठ नेताओं को समय नहीं देते, तो आप कल्पना करिए कि वे छोटे नेताओं को, फिर कार्यकर्ताओं को और फिर आम जनता को कैसे सुलभ और सहज रूप से उपलब्ध होंगे। वही भारतीय जनता पार्टी है। हमारा कोई भी कैडर का कार्यकर्ता हो, कभी भी किसी भी वक्त अपने संगठन से जुड़ करके अपने नेता से, सरकार से, संगठन से अपनी बात कह सकता है। होना नहीं होना, कितना उसका समाज में फायदा होगा, लेकिन निश्चित रूप से जिन बातों का सामाजिक सरोकार होता है उन बातों का सामूहिक निर्णय होता है और उस कार्यकर्ता के बात पर हम तवज्जो देते हैं। यही संगठन की ताकत है, यही पार्टी के कार्यकर्ता की ताकत है। जब कार्यकर्ता को लगता है कि नहीं मेरी बात सुनी गई और मैंने जिन कमियों की ओर, चाहे वह सरकार के रूप में हो चाहे संगठन के रूप में हो, हमने सरकार का, संगठन का ध्यान आकर्षित किया, दोनों ने ध्यान दिया, तो ये उसको कहीं ना कहीं मन में काम करने की एक अतिरिक्त ऊर्जा पैदा करता है। कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत है और यही हम सबके काम करने की एक शैली है। ठीक है, हमारे साथ योगीराज योगेश, वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका INA24 में। सर, आज जिस तरीके से यहाँ पर बैठक हुई है बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, कई मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है, लेकिन अहम फोकस रहा है 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को। सर, क्या कहेंगे इस बैठक को लेकर, जो तमाम बातें सामने निकल कर आई हैं और कहा जा रहा है कि 51% वोट लक्ष्य बढ़ाने को लेकर यहाँ पर बीजेपी ने मंथन किया है। हालांकि बीजेपी कह भी ये रही है कि इस नीति पर वो पहले से काम कर रही है, लेकिन कार्यकर्ताओं को जरूर एक फिर से लक्ष्य दिया गया है। कैसे समझेंगे सर, क्या कहेंगे इस बैठक को लेकर? नहीं, सही बात है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, कुछ भी बैठक करता है या कोई सा भी प्रोग्राम लॉन्च करता है, उसकी परिधि में कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ पॉइंट केवल पॉलिटिक्स होती है और उसमें कोई बुराई भी नहीं है, हर राजनीतिक दल करते हैं। जहाँ तक 5 राज्यों की चुनाव की बात है तो डेफिनेटली बैठक का मुद्दा था एक ये भी, तमाम सारे इशू के साथ साथ एक 5 राज्यों के चुनाव का भी एक इशू है। और क्यों होना चाहिए, सरकार अपने अपने स्तर पर, पार्टी अपने अपने स्तर पर राज्यों की चुनाव की तैयारियां करती है और बीजेपी भी उसी तैयारी में कर रही है। और इसीलिए ये जो लक्ष्य तय किया गया है उसका उद्देश्य भी कहीं ना कहीं यही होता है कि कैसे अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज किया जाए, कैसे उनको काम में लगाया जाए। तो ये तमाम तरह के जो टारगेट फिक्स किए जाते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं एक ये उद्देश्य रहता ही रहता है।
और यदि आप ये नहीं करेंगे तो वास्तव में संगठन सुप्त हो जाएगा, कार्यकर्ता सुप्त हो जाएगा। तो आपको कहीं ना कहीं इनको एक्टिविटीज में बनाए रखने के लिए इस तरह के टारगेट फिक्स करना चाहिए। और बीजेपी इस मामले में बहुत एडवांस है, वो सारी चीजें, सारी परिस्थितियों को देखकर काम करती है और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इस बैठक के केंद्र बिंदु में ये 5 राज्यों के चुनाव भी है। ठीक है पवन जी, आपसे आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से अभी आरोप लगे थे, एक बार फिर से नीति नियत नेता, इन तमाम चीजों को लेकर सवाल उठे थे बीजेपी की ओर से। जी पवन जी, आवाज आप तक पहुंच रही है हमारी? जी। मेरा सिर्फ निवेदन ये था, ये जो नीति नियत की बात करते हैं, ये हमारे नेताओं पे बोलते हम चिंता न करें, हमसे ज्यादा तो चिंता कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी करती है। मेरा सिर्फ उनसे माननीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से निवेदन इतना है कि ये जब विभिन्न परिस्थितियों में सत्ता की इतनी भूख होना अच्छी चीज नहीं है जितनी भूख भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है। वो सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, सत्ता पाने के लिए पुलवामा जैसा हमला करा सकते हैं। मैं कहता हूँ छोटा सी बात थी, जब कमलनाथ जी को यहाँ इस प्रदेश में जनता ने चुनकर भेजा था, उनको सरकार बनानी थी, जब वो जनहितैषी काम कर रहे थे तो उनकी सरकार को गिराने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी खरीद फरोख्त करना की? इनकी अगर इतनी नीतियां अच्छी हैं, संगठन की बात करते हैं, तो इन्होंने क्यों नहीं किया कि इस देश में महंगाई कम हो? क्यों इनकी सरकार आने के बाद पेट्रोल के दाम कम नहीं हुए? क्यों गैस सिलेंडर के दाम में इनके स्मृति ईरानी अच्छा प्रदर्शन करती थी जब 10 रुपए बढ़ता था और आज डबल हो गया है? क्यों खाने के तेल पे हो गया? अभी भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में भी अगर पेट्रोल डीजल के दाम कम हो, क्योंकि बीजेपी शासित राज्यों में तो कम हो गए इसके दाम, अभी भी यही कहा जा रहा है। मुझे समझ में ये नहीं आता कि कांग्रेस की बात क्यों करते हैं हमेशा। अब अगर केंद्र और प्रदेश में जहाँ पे हैं ये, वहां की बात क्यों नहीं करते हैं? ये हमेशा जब कुछ काम होता तो कांग्रेस पार्टी से तुलना करने लगते हैं। मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना निवेदन है कि जब ये अपनी बात करते हैं, इतने मास्टर आदमी हैं, इनका हर चीज जगह इतनी पकड़ है, तो इनकी नीतियां, इनकी पॉलिसी ऐसी क्यों आई? कोरोना की पहली लहर से इन्होंने क्या सीख लिया कि दूसरी लहर में इतने लोग मर गए, इतने लोगों की ऑक्सीजन के कारण मौत हो गई? ये कुछ भी जनहितैषी काम नहीं करते हैं। आज महंगाई से रिलीफ क्यों नहीं दिला पा रहे आम जनता को? आज बेरोजगारों को रोजगार क्यों नहीं दिला पा रहे? उस चीज में मंथन क्यों नहीं करते? उस चीज में चिंतन क्यों नहीं करते? इनको सिर्फ और सिर्फ अपने चिंता पड़ी कि हमारा वोट परसेंट 51% हो जाए, 52% हो जाए, 55% हो जाए। इनको उस चीज की चिंता नहीं लगी कि हमारा देश कैसा बचा रहे, गरीब कैसा बचा रहे। आप सोचिए कि किस तरह का जो दिन रात गरीब काम करता है, किस तरह से आज अपना पालन कर रहा होगा, इस महंगाई के दौर में कैसे रह रहा होगा, कैसे गुजारा कर रहा होगा। उस चीजों से इन लोग का मतलब नहीं है। मेरा ये निवेदन है कि उसका करें पार्टी संगठन अपने लेवल पे बैठक आत्मचिंतन आत्ममनन करती है, लेकिन ये जब अगर सत्ता में है तो इनका ये भी फर्ज बनता है कि हम आम जनता को कैसे राहत दिलाएं, बेरोजगारों को रोजगार कैसा पैदा करें। उस चीज में इनका ध्यान नहीं जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष विहीन इस देश में सरकार चलाना चाहते हैं, उसी की कार्यकारिणी, उसी की कार्यवाही में लगे रहते हैं। ठीक है चेतन जी, आम जनता की राहत की बात हो रही है। देखिए, पहले तो आप इनसे पूछ लीजिए कि सारे कोरोना काल में चाहे फेज 1 हो चाहे फेज 2 हो, कांग्रेस खड़ी थी। कोरोना के पीरियड में 9 बार इनके नेता राहुल जी फॉरेन की यात्रा करते। क्या जरिया, क्या आप क्या दिखाना चाहते, क्या वहां से संदेश देना चाहते? क्या कोई टेक्नोलॉजी आप ढूंढ के लेकर के आए? क्या विदेशों से मदद लेकर के आए? क्या वहां से कोई किसी देश के लोगों को संदेश देना चाहते थे? आप कह रहे कि हमने क्या क्या इस विश्व, क्या वो कोई कोना नहीं था जहां से हमने ऑक्सीजन, जहां से हमने वेंटिलेटर, जहां से आवश्यक दवाइयां इस हिंदुस्तान के आम लोगों को उपलब्ध कराने में कोई कोर कसर छोड़ी। और जो लोग आज की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, थोड़ा सा पीछे जाकर के देख लेना। अभी तीसरा फेज आ चुका है यूरोप में। न्यूजीलैंड जो पूरी तरह से साफ बचा था, पूरे यूरोप में हाहाकार है। रूस जिसकी वैक्सीनेशन के कोविड के जो वैक्सीनेशन था उसको नंबर 1 पर सारे विश्व में WHO कह रहा था, स्पुतनिक, आज उसको लेकर के सारे स्पुतनिक के सारे आंकड़े फेल होकर के सबसे ज्यादा रूस में फिर से कोरोना का ये महामारी है। हमारा काम है कोई भी आपदा सरकार पूरी दिष्टता के साथ, और इस बात को मुझे कहने में बहुत गर्व फख्र है कि मेरी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भी अपने प्राणों की बाजी लगाकर आम आदमी के लिए सुलभ रूप से उपलब्ध हुआ करता था। जो बन सकता था हमने किया। कांग्रेस के नेता कहां थे? कांग्रेस के संगठन इसीलिए कह रहे हैं कि ये संगठन करते हैं, संगठन में वोट की चिंता करते हैं। अरे आपके संगठन है नहीं, आप चिंता करो तो कहां? आपके पास तो किसी बूथ पर बैठने वाले लोग नहीं है। हाँ, नेताओं की फौज बहुत बड़ी है,
मंच पर 200 लोग और सामने 20 लोग, ये कांग्रेस का चरित्र है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। हम प्रदेश में चाहे देश में, हम सरकार में हैं तो सरकार की तरह चिंता करते हैं, हम पक्ष में हैं तो पक्ष की तरह करते हैं, विपक्ष में हैं तो विपक्ष की तरह चिंता करते हैं, और हम एक इस भारत की मात्र ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसका जीवंत संगठन लगातार कार्यक्रम करता है, चाहे हम सरकार में हो या नहीं हो। मेरे मित्र कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की अच्छी खासी सरकार थी, क्या गिराने की जरूरत थी? अपने अंदर खाने में झांक के देखो ना। आज भी लक्ष्मण सिंह जी ने कुछ कहा, उसके बारे में भी 2 लाइन बोल देते। आपसे अपने घर के बर्तन संभलते नहीं है और आप कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी हाथ हिलाती तो उनके घर में भूकंप आ जाता है। वो G23 के नेताओं को बुला करके एक बार बात कर लेते, पहले घर में तो बात करिए आप। ठीक है, पवन जी क्या कहेंगे इस पर? क्या आप कांग्रेस के जो लोग आते हैं उनको क्यों ले लेते हो? उन्हीं के दम पे क्यों जीतते हो? आपके अगर इतने कार्यकर्ता सॉलिड हैं, इतने कार्यकर्ता आपने मजबूत किए हैं, जो दिन रात लिए हैं, तो कांग्रेस के आयातित नेताओं के दम पे क्यों चलाते हो आप सरकार? कांग्रेस के आयातित नेताओं को क्यों ले लेते हो आप में हिम्मत है तो मना कर दो कि हम कांग्रेस के लोग नहीं लेंगे। क्या आपके पास काबिल नेता नहीं है? क्या आपके पास काबिल कार्यकर्ता नहीं है? क्या आपके पास काबिल उम्मीदवार नहीं जिनको विधायक का चुनाव लड़ाया जा सके? दल बदलू को विधायक का चुनाव लड़ाते हो आप। कमलनाथ की बात करते हो, कमलनाथ को अगर 5 साल काम करने दे देता तो इस देश में आपको फिर से 60 साल के लिए छुट्टी हो जाती, लेकिन आपने काम नहीं करने दिया। आपने ओबीसी के ऊपर खिलवाड़ किया, आपने ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया, और जब कमलनाथ जी ने दे दिया तो उसका श्रेय लेना चाहते हो। इस तरह की राजनीति बंद कर दीजिए, ये राजनीति देश और संविधान के लिए खतरा है। चेतन जी देखिए जी, ये कह रहे हैं कि हमने इनके लोगों को क्यों हमारी पार्टी में प्रवेश दिलाया, जो अपना घर नहीं संभाल रहे और हम पे बात कर रहे हैं, जिनको आपने रिजेक्टेड कर दिया था। कमलनाथ जी के उस बयान पर आप भूल गए क्या कि माधवराव सिंधिया से लेकर के उनके बेटे ज्योतिरादित्य तक आपकी कांग्रेस की पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने कौन कौन सा सलूक किया? क्या बोला था कमलनाथ जी ने ज्योतिरादित्य जी को लेकर के? सड़क पर आना तो आ जाओ, किसने रोका है? और जिस दिन ज्योतिरादित्य साहब सड़क पर आ गए उस दिन सारी कांग्रेस सड़क पर धड़ाम से गिर गई। अरे आप अपने घर में एक राहुल गांधी के उसके सेफ करने के लिए सारे नेताओं को दांव पे लगाओगे, सारे कार्यकर्ताओं को दांव पे लगा, फिर हमसे कह रहे हम क्यों लेते हैं? अरे भैया, हम इसलिए लेते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जो हमारी पंचनिष्ठाओं में अपनी आस्था व्यक्त करता है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में अगर उसका उपयोग है तो हम उसको लेते हैं, लेकिन किसका कहाँ कितना उपयोग है ये भी तो सीखो। ये कब सीखोगे? लोग भारतीय जनता पार्टी में उम्मीद के साथ आते हैं, लोग भारतीय जनता पार्टी में अपने राजनीतिक सामाजिक सरोकार को स्थायित्व देने के लिए आते हैं। आपके ऐसा क्यों नहीं है? आपके ऐसे भगदड़ क्यों मची है? हम तो नहीं गिर रहे आपकी पार्टी को चलाने, हम नहीं जाते आपकी पार्टी को गिराने। कभी ये सोचिए पवन जी कि आपके यहाँ इतनी भगदड़ होती क्यों है? रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद हिंदुत्व के आधार पर अपना काम करती है, अपना विस्तार करती है, और जिसकी भी आस्था राष्ट्रवाद पर है, जिसका विश्वास हिंदुत्ववाद पर है, हम वेलकम करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। जो हमारी पंचनिष्ठाएं मानता है निश्चित रूप से उसका स्वागत है, लेकिन ये कहना गलत है कि सबको हम चुनाव लड़ाते हैं। माफ करना आप, हम उन लोगों को चुनाव नहीं लड़ाते हैं जो पार्टी में आने के बाद भी चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं होते। पार्टी सबका आकलन करती है और पार्टी को जहां लगता है कि नहीं ये चुनाव जीत सकते हैं, ये जनता के संपर्क में है, भारतीय जनता पार्टी की ताकत से ये एक अच्छे मुकाम पर स्थापित नेता हो सकते हैं। आपके नेता राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहोगे? हेमंत बिस्वा शर्मा जो आज आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको आपने टॉमी पप्पी को खिलाने के लिए टाइम था, लेकिन अपने पार्टी के मंत्री को समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए समय नहीं था। ये हमारा कसूर है क्या? बताइए, अगर हमारा कसूर है तो इसको भी हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। योगेश सर, आपके पास आना चाहूंगी। सर, जिस तरीके से यहाँ पर देखा जाए, बैठक को लेकर कई सारी बातें तो निकल कर आई हैं, लेकिन कांग्रेस भी आज उस बैठक में कई सारे सवाल उठाते आई है। कांग्रेस का भी साफ तौर पर कहना है कि चुनावी मोड में तो बीजेपी आई है, ठीक है, आंतरिक मामला है, लेकिन जनता के परेशानी को भी दूर करे। लेकिन कहीं ना कहीं सर, इसे हम इस बात से भी समझ सकते हैं कि बीजेपी लगातार, अभी आपने भी समझाने की कोशिश की थी कि हमेशा कार्यकर्ताओं को एक्टिव मोड में रखती है और हमेशा से तैयार रखती है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस में इसकी कुछ कमी देखी जाती है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अभी आप यदि कांग्रेस के संगठन की आप बात करें तो 2-3 चीज ऐसी है जो कांग्रेस को उसको तुरंत दुरुस्त करने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात, हालांकि मैं कुछ सुझाव देने की कोशिश में नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी जो देखने में आता है, सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने टैलेंट को पहचान कर उसको बढ़ावा देना होगा। और कांग्रेस में इस समय सबसे बड़ी कमी इसी बात की देखी जा रही है। हम थोड़ी देर के लिए यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भूल भी जाए
22 विधायक गए, उनका नाम भूल भी जाए। अभी हाल ही में जो चुनाव हुए हैं 3 विधानसभा और 1 लोकसभा के, वहाँ जो जोगढ़ से जो प्रत्याशी थी सुलोचना रावत, वो आपकी बहुत बड़ी लीडर थी कांग्रेस की, बहुत जनाधार वाली नेता है वो, उस पूरे आदिवासी इलाके की बड़ी नेता है वो, और न केवल आदिवासी इलाके की नेता है बल्कि वो महिला नेता है। तो ऐसी नेता की कद्र आप नहीं कर पाए। आपने 2018 के चुनाव में उनकी अनदेखी की, लिहाजा उनके पुत्र वहां से चुनाव लड़े और वो भी बड़े मार्जिन से वोट कबाड़े उन्होंने, 30,000 से ज्यादा वोट लिए। तो कहने का अर्थ ये कि जब आपके पास ऐसे जनाधार वाले नेता हैं तो आप उनको इतनी आसानी से आपके हाथ से जाने क्यों देते हैं? मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि प्रतिभा होने के बावजूद, अच्छे लीडर होने के बावजूद आप उनको सहेज के नहीं रख पाते, आप उनको मौका नहीं देना चाहते, और यही बात होती है कि फिर वो पार्टी छोड़ के बिल्कुल ठीक कहा सर, कहीं न कहीं संवाद की कमी इसमें हम देख सकते हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए। तो बीजेपी की आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बड़ी बैठक आयोजित की गई। बैठक में आने वाले चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण रणनीतियां भी तय की गई हैं। हालांकि कांग्रेस का इसमें साफ तौर पर आरोप है कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार चुनावी तैयारियों में तो जुटी हुई है, लेकिन जनता की परेशानियों को कम करने में जुटी हुई नहीं नजर आती है। लेकिन बीजेपी का भी साफ तौर पर कहना है कि जिस हिसाब से कोरोना काल में पीएम मोदी ने, सीएम शिवराज ने लगातार जनता के बीच में रहकर काम किया है, इसका नतीजा ही है कि अभी उपचुनाव में इसका नतीजा देखने को मिला है और आने वाले चुनाव में भी इसी का नतीजा देखने को मिलेगा। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इस मंथन के क्या कुछ और मायने सामने निकल कर आते हैं, बीजेपी क्या कुछ रणनीति अपनी तैयार करती है और कांग्रेस भी इसको लेकर क्या कुछ खास तैयारी करती हुई नजर आती है। तो आई इंडिया स्पेशल में फिलहाल इतना ही। बने रहिए INA 24 के साथ। नमस्कार।